सो टॉर्सनल शियर स्ट्रेस में एक चीज और लिख लो कि इट वेरीज लीनियरली फ्रॉम 0 एट सेंट्रोइडल एक्सिस टू मैक्सिमम एट इट्स एंड, है ना, टिप पॉइंट्स पे। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, स्ट्रेस को अच्छे से समझने के लिए लोगों ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट करना चालू किया डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स पे। तो किसी में क्या मतलब जैसे होता है ना कि यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, तो एक उन्होंने देखा कि यार कुछ मटेरियल्स यूनिफॉर्मिटी देते हर बार टेस्टिंग, तो उन पर और अच्छे से टेस्टिंग किया। तो हम जो यूज़ करते हैं माइल्ड स्टील, तो उस पर बहुत सारा टेस्ट हुआ। टेस्टिंग हम काय पे करते हैं वैसे, लैब में आपने देखा होगा कि एक फर्स्ट ईयर वगैरह में एक मशीन रहती है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। उसमें क्या करते हैं, उसमें कंप्रेशन का भी टेस्ट कर लेते हैं, टेंशन का भी, शेयर का भी, बेंडिंग का भी, सबका टेस्ट हो जाता है ना। तो लोगों ने क्या किया, एक माइल्ड स्टील का स्पेसिमेन लिया और उसको टेस्ट किया। ठीक है, स्पेसिमेन की स्पेसिफिकेशन बता दूं, ये 2 इंच डायमीटर, 0.5 इंच, यहाँ का डायमीटर नहीं, ये 2 इंच, ये हो गया 0.5 इंच। ठीक है, वैसे ये जो L/D का रेशियो है, L/D का रेशियो ये 4 के समथिंग होना चाहिए, है ना, कोई सा भी ले सकते हो। तो जब हम बार बार इसको टेस्ट करेंगे, यदि स्पेसिफिकेशन का रेशियो यही है तो वो सिमिलर कर्व ही देगा एग्जैक्ट पॉइंट्स पे, है ना। तो हमारे पास एक कर्व निकल के आता है जिसे बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ माइल्ड स्टील। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक कर्व इसलिए बोलते हैं कि ये हर बार सेम ही दिखाता है, मतलब उसका कैरेक्टर ही ऐसा है। ठीक है, इसलिए हमने उसको कैरेक्टरिस्टिक कर्व बोल दिया। तो हमने क्या किया, इसको यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन यूटीएम में इसको टेंशन टेस्ट किया। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का हमें ग्राफ बनाना था कि कैसे कैसे हम स्ट्रेन देंगे और कैसे कैसे स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगे। अच्छे से बनाते हैं यार, है ना। उस लगाया और उस पर टेंशन लगाने लग गया, है ना। तो जब हमने इनिशियल देखा, जब हमने स्ट्रेस लगाना चालू किया, तो ये देखा कि शुरुआत में कर्व ऐसे लीनियरली वेरी कर रहे हैं, ऐसे एग्जैक्टली लीनियर, है ना। फिर एक ऐसी लिमिट आती है, उसके बाद ये थोड़ा सा कर्व होना चालू होता है, कितना हल्का सा कर्व, एंड एक पॉइंट आता है ऐसा, उसके बाद अचानक से जस्ट डिप होता है। तो पहले हम ये देखें, ए पॉइंट, एक पॉइंट होगा बी, यहाँ पे सी एंड सी डैश, इनके बारे में देख लेते हैं। पहले सबसे पहले क्या होता है, कोई सा भी मटेरियल जब हम उसको टेस्टिंग करते हैं तो इनिशियल में लीनियर ही उसका वेरिएशन शो करता है, भले से वो लीनियर इतना हो या इतना हो, समझ रहे हो। जब हमने स्टील को स्ट्रेस दिया तो उसमें क्या प्रोड्यूस हुआ, स्ट्रेन। तो हमने देखा कि एक जो वैल्यू है
स्ट्रेन की 0.12%, जब तक हमने इस पॉइंट पे इतना परसेंट स्ट्रेन दिया, तो ये वापस जब इसको छोड़ा तो ये वापस जैसा ओरिजिनल था वैसा आ गया, है ना। तो इस पॉइंट ए पॉइंट जहां तक कर्व हमारा लीनियरली प्रोपोर्शनल था, मतलब हमारा वेरी लीनियरली कर रहा था, उसको हमने ए को बोल दिया प्रोपोर्शनल लिमिट। और इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी ये थी, मतलब किसी भी मटेरियल में इलास्टिसिटी की डेफिनेशन क्या है कि यदि हम उसको खींचें और वापस वो अपनी जगह पे आ जाए तो वो उस लिमिट तक इलास्टिक है। तो हमने देखा कि बी तक यदि हम खींचते हैं, ऑल्दो यहाँ तक हमारा ये लीनियरली प्रोपोर्शनल था, यहाँ से ये थोड़ा सा कर्व होने लगा, लेकिन फिर भी बी तक खींचने तक, बी तक खींचा फिर से छोड़ा, या फिर कहें 0.12% स्ट्रेंथ तक खींचा फिर छोड़ा, तो ये वापस अपनी ओरिजिनल शेप जैसा था वैसा का वैसा हो गया। तो इस बी को हमने बोल दिया इलास्टिक लिमिट, है ना। फिर हमने देखा कि और खींचते गए, है ना, तो कर्व तो हमारा नॉन लीनियर हो ही गया था यहाँ से, और खींचते गए एक सी पॉइंट पे अचानक से डिप आता है। तो लोगों ने देखा कि यार ये डिप क्यों आया, तो उन्होंने और स्टडीज करी, तो हमारे पास ये स्टील के आयरन है, हमारे स्टील के क्या बोले इनको, पार्टिकल्स है ना, बीच में कार्बन्स होंगे कहीं पे ना कहीं पे, ठीक है। इनकी बॉन्डिंग है आपस में, इसकी भी है कहीं ना कहीं, ऐसे बॉन्डिंग है सबकी। तो सी पॉइंट पे क्या हुआ, ये जो कार्बन है, कार्बन हम क्यों डालते हैं, दी प्योरेस्ट आयरन है, प्योरेस्ट आयरन, तो उसे रॉट आयरन बोलते हैं, रॉट, ROUGHT, रॉट आयरन, है ना। उसमें थोड़ा सा कार्बन डालते हैं ताकि उसकी प्रॉपर्टीज इनहांस हो जाए। जैसे जैसे हम कार्बन का प्रोपोर्शनल बढ़ाते जाएंगे तो इसकी प्रॉपर्टीज अलग डिफरेंट होती जाएगी और उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते जाएंगे। हमारी जो सूटेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग हम कार्बन का प्रोपोर्शन थोड़ा थोड़ा चेंज करते जाते हैं, ताकि उससे क्या हो जाता है कि हमें जिस तरह का मटेरियल चाहिए वैसा मिल जाता है। तो इसमें माइल्ड स्टील में बहुत ही कम परसेंट में रहता है, लेकिन रहता है कार्बन। अब जब हमने यहाँ पे देखा तो जब इसको खींचते गए तो इनकी बॉन्ड टूटनी चालू हुई, तो कार्बन की बॉन्ड टूटी, तो ये कार्बन यहाँ से स्लिप हुआ और ये तो दूसरी जगह से पहुंच गया और वहां बॉन्ड बना दी। तो जब ये स्लिप होता है ना, तो अचानक से स्ट्रेन, अपना जो स्ट्रेस है, अचानक से उसको डिप करता है उस वक्त। तो इसे को हम क्या बोल देते हैं यहाँ पे, कि ये जहां पे फ्रैक्चर स्टार्ट होता है किसी का भी, या तो आयरन की बॉन्ड का या फिर हमारे कार्बन की बॉन्ड का, जैसे ही ये टूटना चालू होता है उसे फ्रैक्चर पॉइंट बोलते हैं, या फिर यील्ड पॉइंट बोलते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग का पॉइंट जहां पे भी एक भी फाइबर टूटना स्टार्ट हुआ तो उसे यील्ड पॉइंट बोलते हैं। अब क्या होगा कि यील्ड पॉइंट का मतलब क्या है कि जब हम अब खींच रहे थे तो अब इसमें ना चेंजेस दिखेंगे थोड़े। अभी तक तो फिर भी इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐसा का ऐसे ही था, अब और खींचते जाएंगे तो इसका एरिया चेंज होगा, ठीक है। तो हमने फिर जब और उसमें स्ट्रेन देना चालू किया तो ऑब्जर्व किया कि ये ऑलमोस्ट ऐसा लीनियरली विदाउट स्ट्रेस, मतलब हमारा स्ट्रेस, उसी स्ट्रेस पे ये खींचता चला गया। स्ट्रेस हमने यहाँ से क्या किया था, बढ़ाते 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 यहाँ पहुंचे थे, यहाँ तक, फिर से स्ट्रेस डाउन हुआ, है ना। फिर अब यहाँ पे हम कांस्टेंट स्ट्रेस पे हैं, लेकिन ये स्ट्रेन प्रोड्यूस कर ही रहा है। अब क्या होता है, एक पॉइंट आता है यहाँ पे डी पॉइंट, डी पॉइंट के बाद ये जो इनके जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन कुछ अरेंजमेंट होगा यहाँ पे, इसके जो ग्रेन्स वगैरह हैं इनका अरेंजमेंट होगा अंदर। तो जब ये ग्रेन्स है ये टूटना चालू होते हैं, जैसे ही ये टूटते हैं छोटे छोटे ग्रेन्स में, कुछ टूट गए ऐसे, है ना, तो ये आर्बिट्री डायरेक्शंस में अरेंज हो जाते हैं।
ठीक है, कुछ भी हो गए होंगे, आर्बिट्री डायरेक्शंस वगैरह में अरेंज हो जाते हैं। तो जब मैकेनिकल वालों को पता है कि जब भी ये जो ये ग्रेन से एक लाइन में अलाइन होते हैं, उनसे ज़्यादा मतलब उनसे ज़्यादा इनकी प्रॉपर्टीज इन्हांस होती है। तो अब ये क्या करेंगे, जब ये जैसे ही टूटा, इनकी बॉन्ड्स थोड़ी सी टूटी और ग्रेन्स इस तरह से रीअरेंज हुए, तो ये फिर से इसमें जान आ जाती है थोड़ी, तो फिर इसको इलोंगेट करने में हमको और ज़्यादा स्ट्रेस लगाना पड़ता है। तो ये बड़ा 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 और एक पॉइंट पहुंचा जहाँ से अब ये डिप करना चालू हुआ, और एक ऐसा डिप किया, उस पॉइंट को हमने बोल दिया E, एंड आखिरी में जाके एक पॉइंट मिला F और ये टूट गया। जब हम खींचते 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 D पे पहुंचे, तो जो हमारा स्ट्रेन था वो ऑलमोस्ट कितने के बराबर था, 1.4%। स्ट्रेन तो समझ रहे हो ना, स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन परसेंट में भी लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बाय 100 कर देना, इक्वल्स टू स्ट्रेन मतलब डेल्टा L बाई L, है ना। ये जो पॉइंट है ये मैक्सिमम स्ट्रेस का पॉइंट है, तो इसको अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट बोल दिया, और F पे जाके टूट गया तो इसको बोल दिया फ्रैक्चर पॉइंट। अब समझ में आया कि जब ये C पॉइंट होता है तो वहां पे एक बॉन्ड टूटती है, मतलब वहां से बॉन्ड टूटना चालू होती है। टूटेगी किसकी, कार्बन वगैरह की टूट जाएगी, जो भी कच्ची बॉन्ड से हैं वो। लेकिन ये कार्बन क्या होगा, ये स्लिप हो जाएगा, फिर से बॉन्ड बना लेगा, है ना। तो जब ये फिर से बॉन्ड बना लेगा तो ये इसको जकड़ रखेगा। अब यहाँ पे हमारा स्ट्रेस, सेम स्ट्रेस पे ये है ना चलता जाएगा, फिर इसकी आयरन की बॉन्ड्स टूट के ग्रेन का जो है, ये जो ग्रेन से ये रीअरेंज हो जाएंगे दूसरी डायरेक्शन में, तो फिर से इसमें जान आ जाएगी, या फिर हम कहें कि इसमें स्ट्रेंथ आ जाएगी, है ना। तो ये जो है C डैश और D का जो है, इस रीजन को हम बोलते हैं यील्ड प्लेटू, क्योंकि प्लेटू पता है ना, प्लेटू हाईलैंड्स विथ मतलब सिमिलर ऐसा हाईलैंड्स होते हैं, लेकिन प्लेटू तो पता है, जियोग्राफी का पार्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद इस रीजन को बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन, है ना। और उधर नेकिंग स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे, और यहाँ पे फ्रैक्चर, है ना, ठीक है। C पॉइंट पे नेकिंग बताया था कि क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज होता है, ठीक है। ये कर्व हमेशा ऐसे ही आता है, इसलिए इसको कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ माइल्ड स्टील बोलते हैं, है ना। जब एक ही मटेरियल हर बार सेम तरह का कर्व शो करेगा तो उसी को हम कैरेक्टर बोलते हैं ना, कि उसका कैरेक्टर ऐसा है। समझ में आया सारा पॉइंट्स। इसमें वो कहाँ गया, ये जो थीटा होता है, यहाँ का जो एंगल है, ये ऑलमोस्ट कितना होता है, 89 डिग्री, मतलब ये ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर। शुरुआत में बहुत मतलब हमें स्ट्रेस बढ़ाना पड़ता है, जब जाके स्ट्रेन थोड़ा सा बढ़ता है ना, 89 डिग्री। और इसी को जब हमें पता है कि E क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन, तो यही हमारा E भी होता है। tan थीटा क्या करेंगे हम, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, ठीक है। तो tan थीटा इनिशियल में 89। जब ये तो माइल्ड स्टील का हो गया, लेकिन मैंने बताया था कि लगभग सारा मटेरियल, लगभग जो भी है, वो इनिशियली प्रोपोर्शनल ही रहते हैं स्ट्रेस के, है ना, एक लिमिट तक। उसको प्रोपोर्शनल लिमिट बोलते हैं, प्रोपोर्शनल लिमिट। वहां तक तो वो प्रोपोर्शनल ही रहेंगे, बल्कि किसी का छोटा यहाँ तक ही रहेगा रीजन ये, या फिर ज़्यादा हो सकता है। वैसे ही यदि हम हायर ग्रेड ऑफ स्टील देखें, हायर ग्रेड का मतलब कि ऐसी स्टील जिनमें कार्बन मिलाया ज़्यादा प्रोपोर्शन में, तो ये
इनमें ब्रिटलनेस बढ़ जाएगी। ब्रिटलनेस मतलब बता दो, इनिशियली वो भी जो हायर स्ट्रेस वाली जो जिनमें कार्बन का प्रोपोर्शन ज़्यादा है, इनिशियली तो वो इसी कर्व को फॉलो करेगी, इनिशियली तो वो इसी कर्व को फॉलो करती जाएगी और ऐसे जाके टूट जाएगी। तो इनका इलास्टिक लिमिट जो प्रोपोर्शनल लिमिट है, यदि हम दोनों का कंपेयर करें, यदि इलास्टिक लिमिट दोनों का कंपेयर करें तो इसका 250 के अराउंड है, इनका 1500 एमपी। ठीक है, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस के बाद, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस तक ये रहती है और उसके बाद ये जाके पैराबोलिक होती है ना। तो अब हमारे पास इलास्टिक पॉइंट यहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों में हमको एक डिफरेंस दिख रहा है। क्या डिफरेंस दिख रहा है कि ये इलास्टिक लिमिट के जस्ट बाद, थोड़े से बाद टूट जाएगी और ये इलास्टिक लिमिट के बहुत ज़्यादा स्ट्रेन के बाद टूट जाएगी। तो ऐसा मटेरियल जिसमें इलास्टिक लिमिट के बाद ये वाला स्ट्रेन ज़्यादा होता है उसे हम डक्टाइल मटेरियल बोलते हैं। इलास्टिक मटेरियल इलास्टिक पॉइंट के बाद और ज़्यादा स्ट्रेन ले सकता है तो उसे डक्टाइल मटेरियल बोलते हैं। वैसे ही इन मटेरियल्स में जिनमें इलास्टिक लिमिट के बाद बहुत कम स्ट्रेन झेलते हैं ये लोग, तो इनको हम बोलते हैं ब्रिटल मटेरियल। तो ब्रिटल समझ में आया कि ये अचानक से टूटेंगे भाई। इनमें जब ये आखिरी फ्रैक्चर पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते लगभग 25 से 30% का स्ट्रेन है। 30% मतलब इसकी जो 1/3 लेंथ है इतनी ये इंक्रीज हो गया लगभग। मतलब हमको इतना दिखेगा, जब हम खींचते जाएंगे तो ये इतना इंक्रीज हो जाएगा, जब जाके टूटेगा तो हमें पता चल जाएगा। लेकिन इनमें क्या होगा, जैसे चौक है, चौक को आप खींचो खींचो खींचो, नहीं खींचेगा, बहुत अच्छा लोड लेगा और फिर अचानक से टूट जाए। तो ये ब्रिटल कि जैसे ही उनकी इलास्टिक लिमिट क्रॉस होती है विदाउट स्ट्रेन वो टूट जाएंगे। तो ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं ब्रिटल। आपको ये वाला कर्व अलग से बनाना है, इसमें ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ माइल्ड स्टील सिर्फ ये है ना, तो ये वाला अलग से बना लेना। ये भले से दोनों साथ में बना लेना, पर एक सिर्फ ये इस हेडिंग के अंदर ये वाला कर्व बना लेना। ठीक है, ये वाला स्ट्रेन हमारा आता है लगभग 12% में। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेस। अल्टीमेट स्ट्रेस क्योंकि इसके ऊपर यहाँ पे पूरे कर्व में स्ट्रेस है नहीं, तो इसको बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस। ठीक है, और कुछ तो सबका टैन थीटा, जो जितनी भी ग्रेड्स ऑफ स्टील है, जितनी भी ग्रेड ऑफ स्टील है ना, उनका सबका टैन थीटा 89 डिग्री है। मतलब ई सिग्मा बाई ई ये होता है टैन थीटा 89 डिग्री। तो सब सिमिलर वे में ही जाएंगी। यदि कोई सा भी हो, कोई यहाँ से जाके यहाँ तक जाएगा, कोई यहाँ से जाके और ऊपर हो सकता है। ठीक है, लेकिन इनिशियली ये इतना ही शो करता है। अब मैं डिफरेंट पॉइंट्स लिखा दूँ सारे के सारे, है ना। पहला पॉइंट ए, द कर्व इज लीनियर फ्रॉम point O to A, therefore point A is called proportional limit, and Hooke's law is valid. Hooke's law क्या है पढ़ेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट B is called elastic limit. The curve can be linear or non-linear up to elastic limit. देखा हमने कि लीनियर भी हो सकता है, नॉन लीनियर भी हो सकता है। ये वाला पोर्शन नॉन लीनियर है, तो हो सकता है इलास्टिक लिमिट में नॉन लीनियर भी हो सकता है। ठीक है, if specimen is stretched up to point B, the whole strain WHOLE wall strain is regained and the specimen can attain its original shape and size.
ठीक, अब लिखो पॉइंट सी एंड सी डैश। Point C and C dash is called upper yield point and lower yield point respectively. Specimen started yielding from point C. There will be a sudden jump from point C to C dash due to rearrangement of carbon between the stretches, है ना, मतलब खाली जगहों में, क्योंकि कार्बन का प्रोपोर्शन बहुत कम है तो उसके पास वॉइड ही वॉइड है। ठीक है, ये जो यहाँ पे जो ये तीनों चारों पॉइंट दिख रहे हैं, अभी दिखाने के लिए थोड़ा सा ऐसा बना दिया, लेकिन यदि देखा जाए तो ये ए बी एंड सी एक ही जगह है। कैसा कि कर्व ऐसा गया, ऐसा कुछ दिखा और ऐसा, मतलब ये तीनों पॉइंट यहीं पे है, ए बी एंड सी, है ना। लेकिन सिग्मा सी इज ग्रेटर देन सिग्मा बी एंड सिग्मा ए। समझ में आ रहा है कि सी का सिग्मा ज़्यादा है बी से, मतलब स्ट्रेस ज़्यादा है, और बी, लेकिन ये ऑलमोस्ट सिमिलर है, मतलब या तो हम बोलें कि 251, 250 एंड 249 ऐसा, मतलब बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है। ठीक है, द रीजन सी एंड C dash between C dash and D is called yield plateau. In this region, the specimen behaves like perfectly plastic material. समझ में आ रहा था कि हमने स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं बढ़ाया और स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है, समझ में आया। आफ्टर पॉइंट डी, है ना, पॉइंट डी के बाद ऐसा लिखो रीजन डी ई, है ना, रीजन सी डी के लिए लिखवा दिया था, रीजन डी ई लिख दो। उसमें द स्ट्रेन गेट्स हार्डन फ्रॉम पॉइंट डी एंड रीचेस अप टू ए मैक्सिमम वैल्यू एट पॉइंट ई। स्ट्रेस के लिए बोल रहा हूं कि स्ट्रेन गॉट हार्डन एंड स्ट्रेस गेट रीचेस अप टू मैक्सिमम एट पॉइंट ई। द रीजन डी ई इज कॉल्ड स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। क्या है? स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। ठीक है, अब पॉइंट ई लिखो। पॉइंट ई इज कॉल्ड अल्टीमेट पॉइंट। दिस इज द मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड बाय द स्पेसिमेन। ठीक है, एंड लिखो आगे रीजन ई एफ डैश करके लिखो कि रीजन ई एफ इज स्ट्रेन सॉफ्टनिंग रीजन। स्ट्रेन हार्डनिंग क्यों होता था? ड्यू टू रीअरेंजमेंट ऑफ ग्रेन्स, है ना। तो वहां पे लिख लो थोड़ा सा कि स्ट्रेन हार्डनिंग के आगे लिख दो कि ड्यू टू री अरेंजमेंट ऑफ ग्रेन्स, है ना। ठीक है, एबीसीडी। अब पॉइंट एफ लिख लो। पॉइंट एफ इज फ्रैक्चर पॉइंट एट विच स्पेसिमेन
ब्रिक्स। ठीक है, ऐसा चलेगा इसमें, है ना। ये वाला डायग्राम अलग से बनाना है पूरा का पूरा साथ में, है ना। ये वाला पहले अलग, फिर ये वाला। ठीक है, एक पॉइंट और लिख लो कि ऑल द ग्रेड्स ऑफ स्टील हैज सेम यंग्स मॉडुलस। हमने देखा था कि ये जो इनिशियली यंग्स मॉडुलस है जो ई है 10 थीटा, अरे यार 10 थीटा इक्वल्स टू 89 नहीं है, ई इक्वल्स टू 10 थीटा और थीटा इक्वल्स टू 89 डिग्री अप्रोक्सीमेटली, है ना, अप्रोक्सीमेटली है वो भी। ठीक है, समझ में आया, थीटा 89 डिग्री ये वाला। ठीक है, और as proportion of carbon increases, brittleness in the material in steel increases, it will fracture at less strain and at higher stress। समझ में आया कि ये कम एक्सपेंशन पे ही फ्रैक्चर हो जाएगी, लेकिन ये जिसमें कार्बन हमारा कम है परसेंटेज, वो 30% एक्सपेंशन पे टूटेगी। ठीक है, लेकिन स्ट्रेस इसका जो अल्टीमेट स्ट्रेस है 1500। समझ में आ रहा कितना ज़्यादा है, 6-7 बार, है ना। तो ऐसे है हायर ग्रेड से ना, तो काय के कारण डिपेंड करता है ये। ठीक है, अब दिक्कत ये है, दिक्कत क्या, हम स्टील को ही क्यों यूज़ करते हैं, हमारा जो स्टील है वही क्यों यूज़ होता है, हम कोई और मटेरियल क्यों नहीं यूज़ करते हैं। हमें यदि बीम्स में कंक्रीट के साथ स्टील ही क्यों यूज़ करते हैं, है ना। तो लिख लो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्या, हमारा माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील के कैरेक्टर्स लिख लो। पहला लिख लो, इट इज इक्वली स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन एंड टेंशन। मतलब यदि हमने कंप्रेशन दिया इसको, यदि हमने टेंशन दिया इसको स्टील को, तो भी सिग्मा टी इक्वल टू 250 पे टूट जाएगा। ऑल्सो यदि इसको कंप्रेशन दिया तो भी ये 252 या 255 के अराउंड टूट ही जाएगा, है ना। तो दोनों केसेस में मतलब टूट जाएगा इन द सेंस यील्ड कर जाएगा, यील्ड मतलब डिफॉर्म कर जाएगा, है ना। यहाँ पे भी यील्ड करेगा, यहाँ पे भी यील्ड करेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारा कि इट हैज कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन इक्वल टू कंक्रीट। कैसे समझें इसको, कि यदि हमारा कंक्रीट का बीम है, ये इसमें रीबार्स है, ठीक है, स्टील बार्स है इसमें, यदि इसमें टेम्परेचर इंक्रीज हुआ किसी भी कारण से, गर्मियों में या फिर कुछ, तो पता चला कि हमारा कंक्रीट तो कितना एक्सपैंड हुआ, इतना, लेकिन स्टील एक्सपैंड होके ऐसे लंबी चली गई, है ना। तो बॉन्डिंग टूट जाएगी। तो इसकी खासियत यही है, इसीलिए हम इसे यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा इक्वल्स टू 12 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कि यदि 1 मीटर का रोड है तो वो इतना मीटर एक्सपेंड करेगा पर डिग्री। ठीक है, तीसरा, यंग्स मॉडुलस ऑफ ऑल द ग्रेड ऑफ स्टील इज सेम। हमने देख लिया था कि यंग्स मॉडुलस सभी। तीसरा क्या है, यंग्स मॉडुलस इज सेम फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ स्टील्स, है ना। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइल्ड स्टील क्यों बता रहा हूँ,
इसलिए बता रहा हूँ कि इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, पोटेंशियल क्वेश्चन है ये इंटरव्यू के लिए। ठीक है, ये देख लिया। फिर उसके बाद यदि इसकी और प्रॉपर्टीज देखें तो डक्टाइल है। क्या है ये? फोर्थ इज डक्टाइल, डक्टिलिटी इज मोर लिख लो। डक्टिलिटी क्यों चाहिए हमें, क्यों चाहिए? मैकेनिकल वालों को समझाऊं तो यहीं से समझा दूं कि यदि कोई सा मटेरियल डक्टाइल है तो वो ज़्यादा देर तक वार्निंग दे सकता है। यहाँ जैसे ही यील्ड स्ट्रेस के पास पहुंचेगा, हमें नहीं पता कि अब हम कितना खींच सकते हैं इसको, लेकिन हमें जब इसको पता है कि हमारे पास 0.12 के स्ट्रेन पे ये यील्ड होना चालू हो जाएगा, तो हम 0.12 मतलब 30 गुना और स्ट्रेन दे सकते हैं, अभी तो हमें पता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, 0.12 हो सकता है 0.14 या 0.15 पे ही लुढ़क जाए। ठीक है, तो डक्टिलिटी अच्छी है ना। और क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है इसकी? पांचवा लिख लो कि ये वेल्डेबिलिटी अच्छी है। ठीक है, वेल्डेबिलिटी समझ में आ रहा होगा, वेल्डेबिलिटी अच्छी है। दूसरी चीजों को वेल्ड नहीं कर सकते, है ना। सिविल वालों के लिए डक्टाइल का बताऊं, अपना बीम है ना, यदि वो अचानक से धड़ाम करके टूट जाए चलेगा क्या? कम से कम भगने का मौका तो मिले, है ना। तो इसलिए उसमें डक्टिलिटी के लिए स्टील्स हम देते हैं, है ना। ठीक है, और छठा है चीपर, लेकिन चीपर नहीं, रिलेटिवली है। स्ट्रेंथ वर्सेस प्राइस के हिसाब से देखें तो पता चलेगा कि ये चीप ही पड़ेगा। कुछ और भी मटेरियल्स हो सकते हैं लेकिन उनकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं है, चीप है वो ज़्यादा लेकिन उनकी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन ये स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड पड़ेगा। तो ये 5-6 पॉइंट ऐसे हैं कि आप इंटरव्यू में यदि 6 के 6 ही बता दिया आपने, चूम लेगा आपको, है ना। तो एक आधा कम ही बताना, ठीक है। तो इंटरव्यूज में काम आ जाता है, पीएसयू वगैरह में पोटेंशियल क्वेश्चन है इनका, एमटेक में भी पूछ सकता है। वाइवाज में पूछेगा तो कोई मतलब है नहीं, मार्क्स के लिए अपन कोई वो करते नहीं इतना क्या, लेकिन वहाँ पे भी पूछ सकता है। ठीक ठीक है, एक चीज़ देखते हैं कि जब हम पढ़ रहे थे ये वाला जो कर्व बना रहे थे, तो हमारा जो स्ट्रेस था सिग्मा, सपोज करो पी का लोड लगाया और एरिया था उसका ए नोट, जो कि इनिशियल एरिया था। लेकिन हमने देखा था कि यार सी पॉइंट के बाद तो नेकिंग स्टार्ट हो गई थी, क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज होने लग गया था। तो फिर उस मशीन को कैसे पता चलेगा कि एरिया चेंज हो गया, कि स्ट्रेस क्या है इनिशियली? हम तो उसी के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे थे। मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंस तो आएगा, क्योंकि एरिया तो हमने एनओट ही लिया था, अब एरिया चेंज हो गया तो उसका तो कंसिडर किया नहीं। तो यहाँ से एक चीज़ निकली, क्या निकली कि इसका रिलेशन फाइंड करना है, मान लो, है ना। तो अपन देखते हैं, लिख लो रिलेशन बिटवीन काय का इंजीनियरिंग स्ट्रेस एंड एक्चुअल स्ट्रेस। कौन सा? इंजीनियरिंग स्ट्रेस समझ में आया? जो अभी तक हम कैलकुलेट कर रहे थे वो इंजीनियरिंग स्ट्रेस था है ना, क्योंकि हमने एक्चुअली में जो एरिया हमारे पास जो वहाँ पे चेंज हो रहा था उसका कंसिडरेशन नहीं किया था। मतलब यदि हमारा रॉड है, इसमें हमने लगाया पी के कारण ये बड़ा 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 और यहाँ बढ़ गया, आया हमारा इनिशियल लेंथ था एल, ये हो गया डेल्टा एल। इनिशियली एनोट इज इनिशियल एरिया या और बाद में कुछ चेंज हुआ तो वो एक्चुअल एरिया, है ना।
डेल्टा एल बाई एल। ठीक है, तो हमारा सिग्मा क्या था, सिग्मा इक्वल्स टू पी बाई ए नॉट। ये सिग्मा कौन सा हुआ, यदि ए नॉट है तो सिग्मा नोट बोल देंगे इसको, क्यों, क्योंकि इंजीनियरिंग स्ट्रेस है। ठीक है, तो ये हो गया। लेकिन हमारा जो सिग्मा है वो क्या हो जाएगा, पी बाई ये कौन सा है, एक्चुअल। इस एक्चुअल वाले को एनोड से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो पी नोट बाई एनोड क्या हो जाएगा हमारा, जे का हो जाएगा क्या, कुछ दिख रहा है, ये हो गया, दिखा। तो सिग्मा एक्चुअल सिग्मा नोट इंटू ए नोट बाई ए। ठीक है, यदि हम इसका वॉल्यूम कांस्टेंट माने तो ये जो हमारा इनिशियल लेंथ था एल नॉट है ना, तो एल नॉट इंटू ए नॉट, एल नॉट इंटू ए नॉट इक्वल्स टू ए इंटू एल। एल क्या है हमारा, एल प्लस डेल्टा एल, प्लस या माइनस एल नॉट प्लस डेल्टा एल। तो हम ए नॉट बाई ए करें कभी, तो ए नॉट बाई ए क्या हो गया हमारा, एल नॉट बाई एल नॉट जो कि 1 हो गया। ठीक है, समझ में आया कैसे, ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा एल बाई एल नॉट, है ना। ये इससे तो फेमिलियर है हम, क्या होता है ये, स्ट्रेन होता है, कौन सा स्ट्रेन, इंजीनियरिंग वाला, है ना। ठीक है, एक्चुअल नहीं पता, तो इसको हम जो कि एनोड बाई ए है, ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस माइनस। ठीक है, इसको यहाँ पुट करो तो हमारा सिग्मा क्या आ गया, सिग्मा एक्चुअल इक्वल्स टू सिग्मा नॉट 1 प्लस माइनस एप्सिलॉन है ना, स्ट्रेन। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ, सिग्निफिकेंस देखें इसका कि इसने चेंज क्या किया, इसने चेंज काहे का किया, क्या किया इसने चेंज में देखते हैं हम। सपोज करो ये हमारा कर्व था, कैसा वाला कर्व था, सपोज करो ये वाला कर्व था। अब हमारा एरिया, हमने टेंशन लगाया, हमारा एरिया घट गया, एरिया घट गया, तो ये जो एक्चुअल स्ट्रेस है बढ़ जाएगा। एरिया घटेगा तो स्ट्रेस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो हमारा स्ट्रेस बढ़ गया। मतलब टेंशन में हो सकता है कि ये कर्व ऐसा ना हो कि यहाँ से फिर ऐसा होने लग गया। समझ में आया कि ये कौन सा कर्व है हमारा, इंजीनियरिंग वाला, और ये हो गया हमारा एक्चुअल वाला। वहीं हो सकता है ये लिख दो टेंशन केस। सेम यदि मान लो हमने कंप्रेशन लगाया, तो कंप्रेशन में हमारा एरिया जब हम कंप्रेस करेंगे तो ये होगा, एरिया बढ़ेगा तो एक्चुअल स्ट्रेस घटेगा कि नहीं घटेगा। हो सकता है ये वाला हो जाए कि यहाँ तक सेम था और ये यहाँ से ऐसा हो जाए। हमारे पास क्या हो गया, ये इंजीनियरिंग वाला हो गया और ये हो गया एक्चुअल। ठीक है, तो मतलब बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, इसलिए प्लस माइनस लगाया। अब बताओ कि प्लस किसके साथ है और माइनस किसके साथ है, सोचो। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो तो करना है, कर लो यार, कर लो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो। ठीक है, मैं ऐसे छुपा के लिख लेता हूँ, लिख लो तुम भी कॉपी में, या तो सही होगा या गलत होगा, लेकिन एक चीज सीख जाओगे तुम। सोचो, कर्व सामने है तुम्हारे, यही लिखा था क्या,
है ना। यदि प्लस लेंगे स्ट्रेन तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, है ना। ऐसा थोड़ी है कि कंप्रेशन आया डेल्टा एल जो है वो डेल्टा एल नेगेटिव लिखने के नहीं होता, स्ट्रेन हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो ये समझ में आया प्लस एंड माइनस। ठीक है, तो लिख दो कि इन एक्चुअल द एरिया डिक्रीजेज और इंक्रीजेज, या फिर ऐसे लिख दो इन एक्चुअल एरिया चेंजेस ड्यू टू applied load, therefore the actual stress may vary from the engineering stress। एंड वेरिएशन हमने देख लिया, समझ में आया। ये समझ में आया सबको, कुछ हुआ? ये क्या है? ये हमने वॉल्यूम इक्वेट किया। क्या किया हमने? वॉल्यूम्स की इक्वेट किया दोनों केस का। ठीक है, वॉल्यूम्स ना। तो हम डक्टिलिटी और ब्रिटलनेस की डेफिनेशन लिख लें, उसके बाद क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व्स देख लेंगे, है ना, कि इलास्टिक एंड डक्टिलिटी कर्व या लीनियर नॉन लीनियर कर्व कैसे बनते हैं ना। ठीक है, तो ए मटेरियल विच हैज वेरी लेस प्लास्टिक स्ट्रेन। प्लास्टिक स्ट्रेन समझते हो? देखो, दो टाइप के स्ट्रेन हो सकते हैं, या तो आपने खींचा और वापस स्पेसिमेन वहीं पे आ गया, है ना, तो वो इलास्टिक स्ट्रेन है, मतलब उतना उतना स्ट्रेन इलास्टिक है। लेकिन आपने खींचा थोड़ा सा, कुछ स्ट्रेन वापस रीगेन नहीं किया, तो वो उतना उतना प्लास्टिक स्ट्रेन था, तो वो कॉम्बिनेशन है इलास्टिक और प्लास्टिक का। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था कि द मटेरियल विच हैज वेरी लेस प्लास्टिक स्ट्रेन, समझ रहे हो? प्लास्टिक स्ट्रेन कितना होगा? वेरी लेस मतलब, वेरी लेस का कुछ डेफिनेशन होगा 5%। अभी हमने स्टील में देखा था कि 30% तक जाएगा, है ना। तो 5% तक यदि प्लास्टिक स्ट्रेन है तो दे आर कॉल्ड एज ब्रिटल मटेरियल, है ना। इलास्टिक लिमिट के बाद का जो स्ट्रेन है वो प्लास्टिक स्ट्रेन है। ठीक है, वेयर एज द मटेरियल विच हैज वेरी हाई प्लास्टिक स्ट्रेन, स्ट्रेन बोल रहा हूं, है ना, आर कॉल्ड एज डक्टाइल मटेरियल, है ना। तो जब डक्टाइल मटेरियल को यदि हमें डिजाइन करना है तो उसके लिए हम क्या देखेंगे? यील्ड स्ट्रेस देखेंगे। उसके लिए यील्ड स्ट्रेस इज डिजाइन स्ट्रेस, तो लिख लोगे डिजाइन स्ट्रेस फॉर डक्टाइल मटेरियल इज यील्ड स्ट्रेस, वेयर एज डिजाइन स्ट्रेस है ना, दोनों जगह स्ट्रेस फॉर ब्रिटल मटेरियल इज क्या होगा? अल्टीमेट स्ट्रेस, है ना। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व देखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास होता है स्ट्रेस, ये होता है स्ट्रेन, है ना, सब में। ये कैसा दिख रहा है? दिख ही रहा है लीनियर, है ना। तो लीनियर इलास्टिक, इलास्टिक कैसे पता चलेगा? इलास्टिक लिमिट से, है ना। तो ये कर्व है लीनियर, इलास्टिक भी हो सकता है, लेकिन इलास्टिक लिख लो, है ना। ये नॉन लीनियर है, दिख रहा है। इलास्टिक है या नहीं है डिपेंड करेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे मैंने प्लास्टिक स्ट्रेन है नहीं ना, इसलिए मैंने उसको, मतलब बहुत कम है, इसलिए मैंने इलास्टिक लिख दिया। यहाँ पे हो सकता है प्लास्टिक, इसलिए नॉन लीनियर कर्व। ये कैसा कर्व? ये है हमारा लीनियर इलास्टिक विथ प्लास्टिक,
कैसे दोनों साथ में, यहाँ तक इलास्टिक है यहाँ तक प्लास्टिक है, ठीक है। ये परफेक्टली प्लास्टिक, मतलब नो इलास्टिसिटी, कुछ भी नहीं, स्टार्टिंग से ही अपना क्या हो रहा है उसका, स्टार्टिंग से क्या हो रहा है इसका, प्लास्टिक स्ट्रेन चालू हो रहा है, ठीक है। यदि इसमें कर्व ऐसा चला जाए ऊपर तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा लीनियर, लीनियर समझ में आ रहा है, लाइन लीनियर, इलास्टिक है विथ स्ट्रेन हार्डनिंग, हार्ड बाद में जान आएगी, इसमें आएगी स्ट्रेन हार्डनिंग, है ना, तो बाद में इसमें जान आती है, इसमें नहीं आएगी, इसमें जान अब टूट जाएगा इसके बाद, है ना, ठीक है। तो कितने हो गए थे, 1 2 3 4, तो ये हमारा 5वां, ठीक है। एक और टाइप का होता है रिजिड मटेरियल, समझ में आता है, रिजिडिटी से क्या मतलब होता है हमारा, रिजिड ऐसे मटेरियल है कि उन पे भाई लोड लगा दो, कितना ही लोड लगा दो तो तस के मस रहेंगे, हिलेंगे भी नहीं। अंगद का पेड़ रिजिड, समझ में आया था, अंगद रामायण में लॉकडाउन में देखी होगी, है ना, तो वो क्या है रिजिड, मतलब कोई भी आ गया हिला नहीं पाया, ठीक है। तो मतलब यदि हम एक ऐसा मटेरियल देखें जिसमें हम स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ा ही रहे लेकिन भाई साहब में स्ट्रेन आया ही नहीं अंदर, है ना, तो इनको बोलते हैं हम रिजिड, क्या हो गया, रिजिड, ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेन, वाओ, है ना, तो ये क्या हो गया हमारा रिजिड मटेरियल, उसका कर्व ऐसा बनेगा, रिजिड मटेरियल है तो समझ में आया क्यों, क्योंकि स्ट्रेन 0 है, वो हिला ही तक नहीं, हिला ही नहीं वो वहां से, ठीक है। वैसे ही एक कुछ होगा कि भाई हमने स्ट्रेस लगाया ही नहीं, फूंक दी और वो बहता चला गया, तो ऐसे वाले में क्या हो गया, हमने स्ट्रेस 0 है और हमने ये कर्व किसके लिए आएगा, फ्लूइड मटेरियल्स, स्ट्रेस इक्वल्स टू 0, समझ में आया, है ना। तो ये 5 6 7, ठीक है। यदि इसमें अपना स्ट्रेन इक्वल्स टू 0 तो ये हो जाएगा परफेक्टली रिजिड मटेरियल। वैसे सिग्मा इक्वल्स टू 0 तो ये हो जाएगा आइडियल या फिर परफेक्ट बोल सकते हैं, क्या हो जाएगा ये आइडियल फ्लूइड मटेरियल, है ना। तो ये दोनों आइडियल के केसेस हो गए, ठीक।